नमस्कार। जय हिंद। आज एक आश्चर्यजनक कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। जहां तक मेरा विश्वास है कि आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, या हो सकता है बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हों। लेकिन इनकी कथा जानने के बाद, इनका पराक्रम सुनने के बाद आपको ये यकीन हो जाएगा कि हमारे देश को स्वतंत्रता बहुत ही महंगे दामों में मिली है। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, युवक, बुजुर्ग सभी ने अपना योगदान दिया है, सभी ने अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। इनकी कथा सुनकर तो रोम रोम रोमांचित होता है। इनकी कथा सुनकर भुजाएं फड़कने लगती है और देशभक्ति की एक अलग ही आग सीने में दहकने लगती है। और यकीन नहीं होता कि इतनी सी उम्र में कोई इतना साहसी कैसे हो सकता है। इनके लिए ही मुझे ऐसा लगता है कि रामधारी सिंह दिनकर जी की वो लाइनें एकदम सटीक बैठती हैं कि समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, जलत पटल पर छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है। चलिए मैं इनके बारे में शुरू करता हूँ। इनका नाम था बाजी राउत। इनका जन्म 1926 में हुआ था। उड़ीसा के ढेंकनाल जिले के नीलकंठपुर गांव में बाजी राउत का जन्म हुआ। बहुत कम उम्र में ही बाजी ने अपने पिता को खो दिया और उनकी मां जैसे तैसे घर चलाती थी। उस समय ढेंकनाल का राजा शंकर प्रताप सिंह देव था, जो गरीबों की कमाई का शोषण करने के लिए विख्यात था। बाजी की मां भी उसकी नाइंसाफी की शिकार थी। उड़ीसा इतने दबाव में था कि अब विद्रोह का समय आ चुका था। ढेंकनाल के वैष्णव चरण पट्टनायक के प्रयासों से यह संभव भी हुआ। लोग उन्हें प्यार से वीर वैष्णव कहा करते थे। उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर प्रजामंडल संगठन की स्थापना की और राजा के विरुद्ध विद्रोह आरंभ कर दिया। प्रजामंडल में बच्चों की भी एक विंग बनाई गई थी, जिसे नाम दिया गया था बानर सेना, जिसमें बाजी भी शामिल हो गया। पट्टनायक ने रेलवे में पेंटर की नौकरी ले ली ताकि वह रेलवे पास पर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर लोगों को जागरूक कर सके और साथ ही साथ कटक में राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों से मिलकर उन्हें ढेंकनाल की स्थिति से अवगत करा सकें। पट्टनायक ने मार्क्सवादी नीतियों को पढ़ना शुरू किया और स्थानीय बुद्धिजीवी हरमोहन पट्टनायक के साथ मिलकर प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया, जिसका मतलब था जनता की पार्टी। यह आंदोलन धीरे धीरे लेकिन स्थिर रूप से बढ़ा। ऐसे में अन्य राजाओं ने भी ढेंकनाल के राजा को समर्थन दिया ताकि इस विद्रोह को दबाया जा सके। यहाँ तक कि आसपास के प्रांतीय राजाओं ने सेना भी भेजी। अंग्रेजों ने भी मदद की और कोलकाता से एक ब्रिटिश सेना की टुकड़ी भेज दी। अंग्रेजों ने 250 शस्त्रों से लैस बंदूकधारियों को भेजा और उन्हें ढेंकनाल के राजा ने अपना पूर्ण समर्थन दिया। लोगों के आर्थिक स्तर को नीचे गिराने से बेहतर और क्या हो सकता था। शंकर प्रताप ने लोगों पर राजभक्त कर या वफादारी कर लगाया और जो लोग इस कर को भरने में असमर्थ थे उनके घरों को शाही हाथियों द्वारा रुंधवा दिया जाता था। इतना ही नहीं बल्कि उनकी बाकी की संपत्ति भी जब्त कर ली गई। लेकिन इस अत्याचार ने सभी को एक साथ खड़ा कर दिया और आंदोलन मजबूती से बढ़ने लगा। इससे तंग आकर राजा ने इस आंदोलन के नेताओं पर वार करना शुरू किया। उसने वीर वैष्णव की सारी पैतृक संपत्ति हड़प ली। इसके अलावा 22 सितंबर 1938 को हरमोहन पट्टनायक के घर पर एक रेड की गई, जहां अन्य आंदोलनकारी भी थे। सभी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पट्टनायक वहां से भी बच निकले। हालांकि गुस्से से भरे अधिकारी पट्टनायक की खोज में लगे रहे और उनको खबर मिली कि पट्टनायक भुवन गांव में है। 10 अक्टूबर 1938 को इस गांव पर अंग्रेजों व राजा ने हमला कर दिया। लोगों के घरों को तहस नहस कर उन पर पट्टनायक का पता बताने के लिए अत्याचार किए जाने लगे, लेकिन किसी ने भी एक जुबान नहीं खोली। परंतु रेड के बाद से ही अफवाहें जारी थी कि पट्टनायक ब्राह्मणी नदी में कूदकर गांव के उस पार चला गया है। सेना तुरंत गांव के दूसरी तरफ पहुंची, जहां उन्हें केवल कुछ स्थानीय लोग मिले और वो भी ऐसे लोग जो किसी भी कीमत पर अपने नेता को कुछ नहीं होने देना चाहते थे। तो वे भला पट्टनायक का पता कैसे बताते। गुस्साई सेना ने गोलीबारी शुरू कर दी और मौके पर ही 2 व्यक्ति रघु नायक और कुरी नायक की मौत हो गई। भीड़ आक्रामक होने लगी और सेना भागकर ब्राह्मणी के पास नीलकंठपुर पहुंची और बानर सेना के एक बहादुर योद्धा उस समय घाट पर ड्यूटी पे लगे हुए थे। जी हाँ, मैं उसी बच्चे की बात कर रहा हूं, बाजी राउत की। वह नाव पर सो रहा था।
सेना ने बाजी को उन्हें नाव से नदी पार कराने के लिए कहा। यह 11 अक्टूबर 1938 की दुर्भाग्यपूर्ण रात थी। बाजी को उस दिन नाव की रखवाली करने का काम मिला था और संयोग से उस दिन बाजी को संगठन के लोगों द्वारा अंग्रेजों की नदी के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी कहा गया था और उन्हें यह भी कहा गया था कि यदि अंग्रेजों की कोई गतिविधि यहां से दिखाई दे तो वह चिल्ला चिल्लाकर पूरे गांव वालों को सूचना दे। गुस्साए अंग्रेजों ने बाजी को डरा धमकाकर नदी पार कराने के लिए कहा, पर बाजी अडिग था। एक अंग्रेज ने बंदूक के निचले हिस्से से उसके सर पर जोर का वार कर दिया, जिससे उनके सर में संभवतः फ्रैक्चर हुआ। वह जमीन पर गिरे, कराहने लगे। फिर अंग्रेजों ने उनसे पूछा कि नाव पार करा रहा है या कि नहीं। बाजी ने फिर से इनकार में अपना सर हिला दिया। इसके बाद दूसरे अंग्रेज ने भी उस पर वार किया, लेकिन फिर भी बाजी तेज आवाज में उनको मना करता रहा ताकि वह बाकी गांव वालों को अंग्रेजी सेना की खबर दे सके। आप सोच सकते हैं कि नन्ही सी उम्र में चोट लगने के बावजूद भी उसका मानसिक संतुलन कितना स्थिर था। चोट लगने के बाद की आवाज को भी वह इस तरह से प्रदर्शित कर रहा था जो उसे ड्यूटी दी गई थी कि उसकी आवाज गांव वालों तक पहुंच सके। इसके बाद एक अंग्रेज ने बाजी को गोली मार दी। एक बच्चे के साथ इस बर्बरता को देख एक गांव वाला तुरंत गांव पहुंचा और लोगों को इसकी खबर दी। गांव वाले गुस्से में पागल होकर नदी के पास पहुंचे। इतनी भीड़ को साथ देखकर अंग्रेज घबरा गए और तुरंत नाव में सवार होकर पट्टनायक को भूलकर गांव से दूर भागने लगे और भागते भागते भी उन्होंने गोलीबारी की। बाजी के अलावा 4 और लोग शहीद हो गए। वैष्णव पट्टनायक स्वयं इनके मृत शरीरों को ट्रेन से कटक लेकर आए। इन शहीदों के लिए लोग भारी मात्रा में लाल सलाम के नारों के साथ आगे आए। इन सभी का कटक में पोस्टमार्टम किया गया। बाकी सभी आंदोलनकारियों ने पट्टनायक के साथ मिलकर तय किया कि बाजी और उसके साथी शहीदों को अंतिम संस्कार के लिए कटक की गलियों से ले जाया जाएगा ताकि सभी उड़ीसा के इन वीरों के दर्शन कर सकें। इस तरह बानर सेना के सदस्य बाजी राउत 12 साल की कच्ची उम्र में देश के लिए शहीद हो गया। आज भी हम उसे देश के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद करते हैं। इनकी कथा जानकर तो मन में यही उठता है कि क्या क्या ना किया भारत मां तेरे लिए इस देश के बच्चों ने। लेकिन साथ में ही दुर्भाग्य यह भी है कि क्या बाजी राउत की कथा किसी स्कूल में, किसी विद्यालय के सिलेबस में पढ़ाने जैसी नहीं है। 12 साल के पराक्रम को, 12 साल के योद्धा को, इनकी निडरता को, इनकी वीरता को, इनके शौर्य को यदि सिलेबस द्वारा, स्कूल के पाठ्यक्रम द्वारा आज के बच्चों को सुनाया जाए, पढ़ाया जाए, तो क्या वे इनसे प्रेरणा नहीं ले सकते? या आप में से कोई बताएं कि बाजी राउत जी के नाम से कोई स्टेडियम है देश में, कोई ट्रेन उनके नाम से चलती है, कोई एयरपोर्ट है उनके नाम पे? 12 साल के बच्चे से और किस तरह का योगदान की उम्मीद कोई कर सकता है जो सर्वोच्च हो? 12 साल का बच्चा मानसिक संतुलन की स्थिरता को बरकरार रखते हुए दी गई ड्यूटी को इस शिद्दत से निभा गया कि अपनी जान देना उसे गंवारा था, लेकिन अपनी सेना के नियमों के खिलाफ जाना उसे कतई गंवारा नहीं था। और वो नीच और बर्बर अंग्रेज जिन्हें शर्म तक ना आई एक 12 वर्ष के बच्चे को गोली मारने में। खैर वो दुष्ट तो थे ही, लेकिन मैं ये सुनाते सुनाते थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि 12 साल के बच्चे अद्भुत है। आप सब भी इनके बारे में अपने संपर्क में लोगों को बताएं। मैं इतना 12 साल के बच्चे को कोई गोली मार दे, ये सुनने में ही अपने आप में एक अजीब अनुभूति दे रहा है। मैं ये ध्वनि संकलन यहीं समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद बाजी राउत जी, करोड़ों सलाम आपको। जय हिंद।